नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी लोगों का दीपक लक्ष्य हब यूट्यूब चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत और वंदन है। हम आप सभी के मध्य में पुनः उपस्थित हैं प्रशिक्षित स्नातक चयन परीक्षा यानी कि टीजीटी हिंदी उत्तर प्रदेश 2009 के मॉडल पेपर को लेकर, जिसमें हम सभी लोग आज महत्वपूर्ण 125 प्रश्न देखने वाले हैं, जिनकी हम लोग व्याख्या को समझेंगे और इन प्रश्नों से कई सारे प्रश्न जो आपकी आगामी आने वाली परीक्षा है वहाँ पर हूबहू टकराएंगे। एक बार आप सभी लोग सेशन को लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए। कोई पहली बार आया है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, ताकि आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचता रहेगा। सेशन को आप सभी लोग एक बार लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए और हम शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न के साथ में। चलिए देखते हैं हम लोग। सही आरोही क्रम चुनिए। प्रयोगवाद, छायावाद, नई कविता, प्रगतिवाद। प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद, नई कविता। छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। नई कविता, छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद। यानी इनमें से जो हमारे हिंदी साहित्य इतिहास के काल विभाजन किए गए हैं उसका सही क्रम इनमें से कौन सा उत्तर होगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन के लिए यदि अपना जवाब दे रहे हो विकल्प 3 तो बिल्कुल राइट होगा। यानी कि पहले छायावाद आएगा, फिर प्रगतिवाद आएगा, उसके बाद प्रयोगवाद, उसके बाद में नई कविता। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। रसज्ञ रंजन ये किसकी रचना है? तो आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प 4 तो राइट होगा, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है रसज्ञ रंजन। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हैं? 1, 2, 3, 4। कितने भागों में है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा? तो आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प 4 तो राइट होगा, यानी कि 4 भागों में है। कौन कौन से वो 4 भाग हैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है? इंदुमती, नासकेतोपाख्यान, रानी केतकी की कहानी, यमलोक की यात्रा। कौन सा आपका सही जवाब होगा बताना है आप लोगों को। तो इसके लिए आपका उत्तर आ रहा है विकल्प 1 तो बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा, यानी आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित इंदुमती कहानी से माना जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पद्म सिंह शर्मा द्वारा रचित रचना का नाम क्या है? पद्म पराग, पथ के साथी, 10 तस्वीरें, रेखा और रंग। क्या होगा सही जवाब? आप लोग अपना उत्तर दिए हैं विकल्प 1 तो बिल्कुल ठीक होगा, यानी हिंदी में रेखा चित्र के जो प्रथम रचयिता हैं पद्म सिंह शर्मा जी, इनकी रचना का नाम क्या है? पद्म पराग। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है क्या कहलाती है? लक्षणा, व्यंजना, शब्द शक्ति, अभिधा। कौन सा सही उत्तर है? आप लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प 4 तो बिल्कुल सटीक माना जाएगा, यानी कि शब्द की वो शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता वहाँ अभिधा होती है, जिससे लक्ष्यार्थ प्रकट होता वहाँ लक्षणा होती है, जहाँ पे व्यंजना यानी व्यंग्यार्थ होगा वहाँ व्यंजना होगी। और 3 शब्द शक्तियाँ हमारी हिंदी में हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, सही युग्म चिन्हित कीजिए। देखते हैं हम लोग।
किस में क्या होगा। तो आपकी जो है वैदर्भी रीत ये किस में होगी, ये प्रसाद गुण में होगी। फिर गौड़ी किस में होगी, माधुर्य में होगी। पांचाली किस में होगी, ओज में होगी। और गौड़ी माधुर्य में होगी। इस प्रकार आप लोगों का सही मिलान कर दिया गया है। फिर अब अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है शोक, रति, हास, उत्साह। कौन सा है इनमें से श्रृंगार रस का स्थायी भाव। तो आपका जवाब आ रहा है विकल्प 2, तो बिल्कुल ठीक होगा, यानी रति इसका स्थायी भाव है। फिर अगला क्वेश्चन है, अनुभाव के 2 भेद होते हैं, कौन कौन से। कायिक और वाचिक, सात्विक और वाचिक, कायिक और सात्विक, सात्विक और मानसिक। अनुभाव के 2 भेद यानी 2 प्रकार कौन कौन से हैं। तो आपका उत्तर आ रहा है विकल्प 3, तो राइट होगा, यानी कायिक और सात्विक नाम के ये अनुभाव के 2 भेद हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, सही कथन चुनिए। या और वा ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती हैं। व्यंजन का उच्चारण बिना सुर की सहायता से हो सकता है। अवधेश का विग्रह अवधनदेश होगा। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 8 है। कौन सा सही इसमें से विकल्प है। तो आपका जवाब आ रहा है विकल्प ए, तो राइट होगा। या और वा ध्वनियाँ ये अर्धस्वर कहलाती हैं और बाकी के तीनों विकल्प आपके गलत हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है। हिंदी भाषा की लिपि होना, प्राचीन लिपि होना, अनेक भाषाओं की लिपि होना, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना और एक धुन के लिए संकेत होना। कौन सा सही उत्तर है इसका। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। तो आपका जवाब आ रहा है विकल्प 4, तो बिल्कुल सही होगा, यानी कि क्या है, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना और एक धुन के लिए एक संकेत चिन्ह होना, और बाकी ये सारी बातें आपकी गलत हैं। हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है। तो ने, के लिए, से, को। कर्म कारक में कौन सा चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है। तो कर्म को होगा, यानी इसके लिए आपका विकल्प 4 उत्तर आ रहा है, तो बिल्कुल ठीक माना जाएगा। फिर अगला आपका क्वेश्चन है, अनुष्टुप है। क्या है अनुष्टुप। एक छंद, एक अलंकार, एक रस, एक गुण। तो आप लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प 1, तो राइट होगा। अनुष्टुप क्या है, एक प्रकार का यह छंद है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, शुद्ध वाक्य चुनिए। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अब सिंचित होकर पुनः खिल उठा। मुरझाई हुई फूल वर्षा की फुहार से अब सिंचित होकर पुनः खिल उठा। ये तो पूरी तरीके से गलत है। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अब सिंचित होकर पुनः खिल उठी, ये भी गलत हो गया। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार के द्वारा अब सिंचित होकर पुनः खिल उठा। तो इसमें कौन सा सही उत्तर होगा आपका। जवाब आ रहा विकल्प ए, तो बिल्कुल ठीक होगा, यानी मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अब सिंचित होकर पुनः खिल उठा। हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन है, अन्यान्य शब्द का संधि विच्छेद होगा। आधन न्यान्य, अन्य धन अन्य, अनधन यान्य, अन्याधन आन्य। अन्यान्य शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो आप लोगों का इस क्वेश्चन के लिए जवाब आ रहा है विकल्प 2, तो बिल्कुल ठीक होगा, यानी अन्यान्य का संधि विच्छेद क्या होगा, अन्य धन अन्य। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला आपका क्वेश्चन है, शिशुपाल वध के रचनाकार का नाम है। भामह, भारवी, कुंतक, माघ। शिशुपाल वध के रचनाकार का नाम क्या है। तो आप लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प 4, यानी महाकवि माघ, तो राइट आंसर माना जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, श्री हर्ष का ग्रंथ है। हित हरिवंश, नैषध काव्य, राजतरंगिणी, मेघदूत।
कौन सा है श्री हर्ष का ग्रंथ इनमें से? तो आप सभी का जवाब आ रहा विकल्प 2, तो सही होगा, यानी नैषधीय चरित कहा जाता है, इसको नैषध काव्य भी कहते हैं। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है राजतरंगिणी ये रचना किसकी है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। उत्धन चारणम बराबर उच्चारणम, रामस धन टीकते बराबर रामस टीकते, गंगा धन उदकम बराबर गंगोदकम, सत धन चित बराबर सच्चित। इनमें से कौन सा नहीं है व्यंजन संधि का उदाहरण? तो आप सभी अपना उत्तर दे रहे हो विकल्प 3, तो ठीक माना जाएगा। ये जो है व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, बल्कि किसका है, ये स्वर संधि का। और बाकी उच्चारणम, गंग, रामस टीकते, सच्चित, ये जो है सब व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, स्वस्त्यस्तु का संधि विच्छेद होगा। स्वस्ति धन अस्तु, स्वधन अस्त्यस्तु, स्वस्ति धन अस्तु, स्वधन सत्यस्तु। कौन सा है सही संधि विच्छेद क्वेश्चन नंबर 19 के लिए? तो आप लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प 1, तो ठीक होगा, यानी स्वस्ति धन अस्तु बराबर स्वस्त्यस्तु बनेगा। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, इन युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? नीलोत्पलम कर्मधारय समास, दशानन बहुब्रीहि समास, राम लक्ष्मण अव्ययीभाव समास, दिवारात्रि द्वंद्व समास। कौन सा नहीं है इसमें से सही? आप सभी अपना उत्तर कर रहे हो विकल्प 3, तो ठीक होगा, यानी यही आपका गलत है। और नीलोत्पलम में कर्मधारय समास है, दशानन में बहुब्रीहि समास है, और दिवारात्र में द्वंद्व समास है। और राम लक्ष्मण में कौन सा समास है? तो इसमें भी विद्यार्थियों आपका द्वंद्व समास ही होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता हैं। हेमचंद्र, चंद्रवरदाई, परमाल रासो कौन है? और अमीर खुसरो। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो आप सब अपना जवाब दिए हैं विकल्प 2, तो बिल्कुल राइट होगा, यानी कि चंद्रवरदाई। फिर अगला क्वेश्चन है, विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना की है। मलूक दास, गोस्वामी तुलसीदास, विक्रमादित्य केशवदास। किसकी रचना है विनय पत्रिका? आप लोग अपना उत्तर दिए हो विकल्प 2, तो ठीक होगा, यानी गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है विनय पत्रिका। फिर अगला आपका क्वेश्चन है, देव किस जिले के थे? मैनपुरी, बनारस, गोरखपुर, इटावा। किस जिले के हैं देव? तो आपका जवाब आ रहा विकल्प 4, यानी इटावा राइट आंसर माना जाएगा। देव इटावा के रहने वाले थे, निवासी थे। अगला है, कान भरना मुहावरे का अर्थ है धोखा देना, चाणक होना, चुगली करना, असर न होना। क्या है सही उत्तर? आपका आ रहा जवाब विकल्प 3, तो राइट होगा, यानी कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? चुगली करना। फिर अगला क्वेश्चन है, अलौकिक का शुद्ध शब्द है। अलौकिक, 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 अलौकिक। अलौकिक का शुद्ध शब्द कौन सा होगा इनमें से वर्तनी के रूप में? तो आपका उत्तर आ रहा है विकल्प 3, तो राइट होगा, यानी अलौकिक होता है, अलौकिक नहीं होता है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, नई कविता के प्रवर्तक थे। प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, घनानंद। कौन है नई कविता के प्रवर्तक? तो इस क्वेश्चन के लिए आप सभी का उत्तर आ रहा विकल्प 3, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, तो सही होगा। फिर इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में हैं? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज, मैथिली। किस भाषा में है घनानंद की कृतियाँ? तो आप सभी अपना जवाब दिए हैं विकल्प 3, तो राइट होगा, यानी ब्रज भाषा में लिखा है घनानंद जी ने। फिर अगला क्वेश्चन है, अतिथि का पर्यायवाची है। अमृतफल, उन्नयन, आगंतुक, आजन्म।
कौन है अतिथि का पर्यायवाची? तो आपका जवाब आ रहा विकल्प 3 तो राइट होगा, यानी आगंतुक होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, आजन्म शब्द में समास है बहुव्रीहि, द्वंद्व, अव्ययी भाव, कर्मधारय। आजन्म शब्द में समास कौन सा है? तो आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प 3 अव्ययी भाव समास तो सही होगा। आजन्म में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। अगला है, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, स्वराष्ट्र, राष्ट्रीयता। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? आपका उत्तर आ रहा है विकल्प 4 राष्ट्रीयता तो सही माना जाएगा। फिर अगला आपका क्वेश्चन है, राम शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप है रामो, रामस्य, रामे, रामेश। कौन है षष्ठी एक वचन का रूप? तो आप लोगों ने अपना उत्तर दिया है विकल्प 2 रामस्य तो सही होगा। रामस्य, रामयो, रामाणाम ये बनता है षष्ठी में। फिर अगला है, पठ धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है पठति, पठसि, पठन्ति, पठामि। पठ धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप इनमें से कौन सा है? तो आपका जवाब आ रहा है इसके लिए विकल्प 2 पठस तो ठीक माना जाएगा, यानी पठ धातु वर्तमान काल मध्यम पुरुष और एक वचन का रूप बनेगा पठसी। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ है रंग उतर जाना, भेद प्रकट करना, बहुत पछताना, विद्रोह करना। क्या है इसका सही उत्तर? सिर उठाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आपका जवाब आ रहा है विकल्प 4 तो राइट होना, यानी विद्रोह करना। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीमा किस कवि की माता का नाम था? रहीमदास, सूरदास, कबीरदास, मलूकदास। नीमा किस कवि की माता का नाम है? क्वेश्चन नंबर 34। आपका जवाब आ रहा विकल्प 3 यानी कबीरदास तो राइट होगा। कबीर की माता का नाम क्या है? नीमा। और पिता का नाम क्या है आपको बताना है कमेंट में। अगला क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने हैं? 6, 3, 8, 4। रचना के आधार पे वाक्य के कितने भेद हैं? तो आप सभी लोगों का इस क्वेश्चन के लिए जवाब आ रहा है विकल्प 2 यानी कि 3 तो राइट माना जाएगा। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं 3 भेद, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। फिर अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं आती है? बघेली, ब्रज, कन्नौजी, खड़ी बोली। तो कौन सी नहीं है पश्चिमी हिंदी की बोली? आप लोग अपना उत्तर किए हो विकल्प 1 तो राइट माना जाएगा, क्योंकि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये जो है पूर्वी हिंदी की उपबोलियाँ हैं, उपभाषाएँ हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, नहुस नाटक लिखा गया है भारतेंद्र हरिश्चंद्र के द्वारा, वियोगी हर के द्वारा, शिवमंगल सिंह सुमन के द्वारा, गोपाल चंद्र के द्वारा। नहुस नाटक किसने लिखा है? तो आपका उत्तर आ रहा विकल्प 4 तो बिल्कुल सटीक होगा, यानी कि नहुस नाटक किसने लिखा है? गोपाल चंद्र गिरधरदास जी ने, जो कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के पिता हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, तिरंगा शब्द में समास है द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? तो आप सभी का जवाब आ रहा है विकल्प 3 तो राइट होगा, द्विगु समास। और द्विगु समास में क्या होता है? पहला पद संख्यावाची होता है। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 10, 7, 12, 15। तो आप सभी लोग अपना उत्तर दिए हैं विकल्प 2 यानी रामचरितमानस में 7 कांड हैं, सही उत्तर होगा। और कौन कौन से 7 कांड हैं क्रम से आप लोगों को कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, भागवंती उपन्यास की रचयिता हैं
सुदर्शन, ज्ञानेंद्र, रामरक्ष बेनीपुरी अज्ञे किसका उपन्यास है? भागवंती। तो आप सभी लोग अपना उत्तर दिए हो विकल्प 1, तो राइट होगा, यानी सुदर्शन का उपन्यास है भागवंती। फिर अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे, अखरावट काव्यकृति के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन, उस्मान। अखरावट काव्यकृति ये रचना किसकी है? तो आप लोग अपना उत्तर दे रहे हैं विकल्प 1 मलिक मोहम्मद जायसी, तो बिल्कुल सही माना जाएगा। फिर हम सभी आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति क्या है? आँख का अंधा नाम नयन सुख, ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊँट के मुंह में जीरा, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। कौन सा सही उत्तर है आप लोगों का? तो आपका जवाब आ रहा विकल्प 2, तो ठीक होगा, यानी कि आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं। इसके लिए लोकोक्ति कौन सी होगी? ऊंची दुकान फीका पकवान। फिर अगला क्वेश्चन है, आल्पीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? फ्रेंच, पुर्तगाली, अंग्रेजी, जापानी। आल्पीन और गमला किस विदेशी भाषा के ये शब्द हैं? तो आपका उत्तर आया है विकल्प 2, यानी कि पुर्तगाली। तो सही होगा, आल्पिन और गमला ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, सुखसागर की रचना किसने की है? सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंसा अल्लाह खां, सदा सुखलाल। सुखसागर ये रचना किसकी है? तो आपका उत्तर इस क्वेश्चन के लिए आया है विकल्प 4, तो ठीक होगा, सदा सुखलाल की रचना है सुखसागर। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क नाटक की रचना किसने की है? मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, भुवनेश्वर, रामकुमार वर्मा। कोणार्क नाटक की रचना किसने की है? आप लोग अपना उत्तर दिए हैं विकल्प 2, तो ठीक होगा, यानी जगदीश चंद्र माथुर जी का नाटक है कोणार्क। फिर अगला क्वेश्चन है, वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, नरदास। तो वैराग्य संदीपनी ये ग्रंथ किसका है? विकल्प 1, यानी कि गोस्वामी तुलसीदास जी का। फिर अगला क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या था? 1843, 1900, 1902, 1903। कौन सा सही जवाब है? आपका उत्तर आया है विकल्प 2, तो ठीक होगा, यानी सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1900 ईस्वी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? नंददास, परमानंददास, सूरदास, चतुर्भुजदास। किसको जड़िया कहा गया है? तो आपका उत्तर आ रहा है विकल्प 1, यानी नंददास, तो ठीक होगा, नंददास को जड़िया कहा जाता है। और कब गड़िया नंददास जड़िया, ये इनके विषय में कहावत प्रचलित है। फिर अगला है, राष्ट्रीय काव्यधारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया है? माखनलाल चतुर्वेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान। एक भारतीय आत्मा कहकर किसको संबोधित किया गया है? आपका उत्तर आ रहा है विकल्प 1, माखनलाल चतुर्वेदी, तो ठीक होगा, माखनलाल चतुर्वेदी को ही एक भारतीय आत्मा कहा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक हैं? बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन हैं? आपका जवाब आया है विकल्प 1, बाल मुकुंद गुप्त, तो राइट होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा
अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत। तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? आपका जवाब आ रहा है विकल्प 2 यानी रूपक अलंकार, तो राइट माना जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? वीर रस, हास्य रस, अद्भुत रस, रौद्र रस। विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? तो आपका उत्तर आ रहा है विकल्प 3 यानी अद्भुत रस, तो आपका उत्तर सही होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, मालती माधव के रचनाकार हैं? कौन है? भारवी, कालिदास, श्रीहर्ष, भवभूति। मालती माधव के रचनाकार कौन है? तो आपका उत्तर आया है विकल्प 4 यानी कि भवभूत, तो बिल्कुल सटीक उत्तर माना जाएगा। मालती माधव किसकी रचना है? भवभूत जी की। अगला आपका क्वेश्चन है, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कंदुक यो ब्रह्मांड उठावो, कांचो घट डारो जिमि फोरी, रोको मेरु मुलुक जिमि तोरी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर रस, रौद्र रस, हास्य रस, अद्भुत रस। तो इस क्वेश्चन के लिए आप सभी लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प 2, तो राइट होगा यानी इन पंक्तियों में कौन सा रस है? रौद्र रस। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहेंगे? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। वर्णमाला किसे कहेंगे? तो आप लोगों का उत्तर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प 4, तो सही उत्तर होगा यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताना है आपको कौन सी वर्तनी सही है किस विकल्प की। तो आप सभी का इस क्वेश्चन के लिए विद्यार्थियों जवाब आ रहा विकल्प 4, तो राइट होगा यानी यही सही है, कवयित्री। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है? इत धनायादि, इत धनयादि, इत धनादि, इत धन आदि। क्वेश्चन नंबर 57 आप सभी लोगों के सामने है। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या है? आपका उत्तर आया है विकल्प 4, तो राइट होगा इति धन आदि। और कौन सी संधि है इसमें आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, निरख सखिए खंजन आए, निरख सखिए खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए, निरख सखिए खंजन आए। इनमें कौन सा गुण है? ओज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, इनमें से कोई नहीं। तो इन पंक्तियों में कौन सा गुण है विद्यार्थियों? आपका जवाब आ रहा है विकल्प 2 यानी माधुर्य गुण, तो बिल्कुल राइट माना जाएगा। फिर अगला आपका क्वेश्चन है, तेजोमय का सही संधि विच्छेद है? तेज धन ओमय, तेजः धन अमय, तेजः धनमय, तेजो धन मय। तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प 3, तो राइट होगा तेजः धन मय। और इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन है, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो आपका जवाब इस क्वेश्चन के लिए आया है विकल्प 2 यानी विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, माफ करिएगा, तो राइट उत्तर माना जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लंबोदर उदाहरण है?
किसका उदाहरण है ये? बहुब्रीहि समास का, द्वंद्व समास का, द्विगु समास का, कर्मधारय समास का। लंबोदर किसका उदाहरण है? आपका जवाब आ रहा विकल्प ए यानी बहुब्रीहि समास। तो ठीक होगा। लंबा है उदर जिसका, किसका? यानी गणेश भगवान का, अर्थात दोनों पद मिलकर किसी अन्य तीसरे की विशेषता गणेश की प्रकट कर रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसी शब्द की पर्यायवाची गलत है, उसे आपको बताना है। कमल के देखते हैं पहले। जलज पंकज सरोज, पुष्प के कुसुम फूल सुमन, सरस्वती के गिरा भारती वाणी, सूर्य के दिवस याम वासर। किसके गलत हैं पर्यायवाची इसमें? तो इसके लिए आपका जवाब आ रहा विकल्प 4, तो राइट होगा, यानी इसी के पर्यायवाची गलत हैं और बाकी कमल के जलज पंकज सरोज सही है, पुष्प के कुसुम फूल सुमन सही हैं, सरस्वती के गिरा वाणी भारती सही हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला आपका क्वेश्चन है, अपव्यय शब्द का विलोम है। अधिव्यय, व्यय, मितव्यय, इनमें से कोई नहीं। अपव्यय शब्द का विलोम कौन सा है? तो आप लोगों का जवाब आ रहा विकल्प 3, मितव्यय, तो राइट माना जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, चैन की बंसी बजाना का अर्थ है। साइकिल की चैन की बांसुरी बनाकर बजाना, मौज करना, फुर्सत में बंसी बजाना, बेरोजगार होना। तो क्वेश्चन नंबर 64, आपका जवाब आ रहा विकल्प 2, तो ठीक माना जाएगा। चैन की बंसी बजाना का अर्थ क्या है? मौज करना। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है, रघुवंशम किसकी रचना है? व्यास, भरतमुनि, कालिदास, चाणक्य। रघुवंशम ये किसकी रचना है? तो एक तो ये महाकाव्य है, और किसका है ये? आपका उत्तर आ रहा विकल्प 3, कालिदास, तो राइट माना जाएगा। इन्हीं का महाकाव्य है रघुवंश, और इसमें 19 सर्ग हैं। अगला क्वेश्चन है, रमा शब्द के रूप की सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में होंगे। रमास, रमणाम, रमयो, रमायाम। क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने है, तो आपका जवाब आ रहा विकल्प 1, तो राइट होगा, यानी रमा शब्द के सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में रूप बनेगा आपका रमासु। अगला क्वेश्चन है, असमर्थ शब्द के तृतीया विभक्ति की रूप हैं। अहम, आवाम, वयम, मया अवाभ्याम अस्माभि, मत अवाभ्याम अस्मत्, मम में अवयोः नो अस्माकम नः। कौन सा सही उत्तर है इसका? तो आपका जवाब आ रहा विकल्प 4, तो राइट होगा, यानी कि क्या है? असमर्थ शब्द की तृतीया विभक्ति के रूप कौन से बनेंगे? मम, अवयोः, अस्माकम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? यद्यपि सुजाति सुलक्षिणी, सुवर्ण सरस सुवृत, भूषण विनुन विराजई, कविता वनितामित। कबीरदास, केशवदास, रहीमदास, तुलसीदास। किसकी हैं ये पंक्तियाँ? तो आपका उत्तर आ रहा विकल्प 2, यानी केशवदास, तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञ शब्द का विलोम है। भिज्ञ, सभिज्ञ, अनभिज्ञ, सुभिज्ञ। कौन सा सही विलोम होगा अभिज्ञ शब्द का? तो आपका उत्तर आया है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प 3, अनभिज्ञ, बिल्कुल सही होगा। अभिज्ञ का विलोम है अनभिज्ञ। फिर है, रीतकाल का समय था। 1050 से 1375 विक्रम संवत तक, 1700 से 1900 विक्रम संवत तक, 1373 से 1700 विक्रम संवत तक, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आपका जवाब आ रहा विकल्प 2, तो राइट माना जाएगा, यानी रीतकाल का समय है 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। फिर अगला क्वेश्चन है, कनक कनक 300 गुनी, मादकता यदिकाय,
या खाए बौरात जगवा पाए बौराए। इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, रूपक, यमक, श्लेष। तो ये बहुत ही चर्चित उदाहरण है, आप सभी लोगों को पता भी है। इसका उत्तर कौन सा सही होगा? आपका जवाब आ रहा विकल्प 3 यानी यमक अलंकार, तो राइट आंसर माना जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, सखी नील नभस्सर से निकला यह हंस यहाँ तिरता तिरता, यह हंस यहाँ तिरता तिरता। अब तारक मौक्तिक शेष नहीं, निकला जिनको चरता चरता, निकला जिनको चरता चरता। में रूपक अलंकार का कौन सा प्रकार है? सांग रूपक, निरंग रूपक, परंपरित रूपक, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जवाब क्या होगा? विकल्प 1 यानी इस पंक्ति में सांग रूपक अलंकार है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सही युग्म चुनना है आप लोगों को। पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली कौरवी, बिहारी हिंदी मारवाड़ी, पूर्वी हिंदी गढ़वाली, पहाड़ी हिंदी बघेली। क्वेश्चन नंबर 73 का सही उत्तर कौन सा होगा? तो आपका जवाब आ रहा है विकल्प 1, तो राइट होगा। अर्थात पश्चिमी हिंदी की बोली है यह खड़ी बोली, इसको कौरवी भी कहा जाता है। फिर आपका क्वेश्चन है, इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है? भोजपुरी, अवधी, मगही, मैथिली। कौन सी नहीं है बिहारी हिंदी की बोली? तो वो है अवधी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, यह सब जो है पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, और भोजपुरी, मगही, मैथिली ये बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। हिंदी की शा ध्वनि है मूर्धन्य, तालव्य, दंत्य, ओष्ठ्य। तो हिंदी की शा ध्वनि है, कैसी है ये? आपका जवाब आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प 2 यानी कि तालव्य, तो राइट आंसर माना जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, सही युग्म का चयन कीजिए। भगवत शरण उपाध्याय विलायत यात्रा, देवेंद्र सत्यार्थी तूफानों के बीच, राम वृक्ष बेनीपुरी हिमालय यात्रा, मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक। तो क्या पूछ रहा है इसमें? सही का चयन कीजिए। तो आपका जवाब आ रहा है विकल्प 1, तो राइट माना जाएगा। भगवत शरण उपाध्याय विलायत यात्रा। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है, फिर आपको आगे कूट के अनुसार उत्तर देना है। तो सूरदास की रचना है सूरसागर, जगन्नाथ दास की रचना है उद्धव शतक, कबीर की रचना है बीजक, और पंत की रचना है लोकायतन। ये आपका यहाँ पर सही मिलान हुआ। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, परिमल किस कवि की रचना है? मैथिली शरणगुप्त, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो परिमल ये किस कवि की रचना है आप लोगों को बताना है। तो आपका उत्तर आ रहा है इसके लिए विकल्प 4, तो राइट होगा, यानी परिमल ये रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। अगला आपका क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा है सदुक्कड़ी, अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली। कामायनी की भाषा किस प्रकार की है? तो आपका जवाब आ रहा है विकल्प 4, खड़ी बोली, तो राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहले आई? अंधेर नगरी, त्यागपत्र, आत्मनेपद, तुम चंदन हम पानी। तो समय के आरोही क्रम के अनुसार सबसे पहले जो रचना आई है इसमें से, उसका नाम क्या है? विकल्प 1 अंधेर नगरी, ये प्रहसन है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, हिंदी को अपने जन्म से ही ब्रजभाषा के प्रवृत्ति के साथ
खड़ी बोली की प्रवृत्ति को लिए आई थी। ब्रजभाषा के हाथ में हाथ दिए खड़ी बोली उतरी। ये कथन किसका है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, आचार्य शुक्ल, डॉक्टर सत्येंद्र, डॉक्टर नागेंद्र। तो आप लोगों का जवाब आ रहा विकल्प 2, आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो राइट होगा। हिंदी अपने जन्म से ही ब्रजभाषा की प्रवृत्ति के साथ खड़ी बोली की प्रवृत्ति को लिए आई थी। ब्रजभाषा के हाथ में हाथ दिए खड़ी बोली उतरी। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। माफ करिएगा, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का है ये कथन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम हैं। देखते हैं कौन से नाम हैं। श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। तो मिश्र बंधु विनोद में लेखकों के नाम कौन से हैं? विकल्प 2 आपका सही उत्तर होगा। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं तो सही है। कबीर संत कवि हैं, ये भी सही है। तुम चंदन हम पानी रैदास की पंक्ति, ये भी सही है। फिर गलत क्या है? यही विकल्प 4 आपका उत्तर होगा। संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, ये बात आपकी गलत है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ग्रंथ केशवदास जी का नहीं है? रामचंद्रिका, कविप्रिया, विज्ञान गीता, भाषाभूषण। केशवदास की इनमें से रचना कौन सी नहीं है? तो आपका उत्तर आया है विकल्प 4 तो राइट होगा, चूंकि भाषाभूषण ये रचना किसकी है? जसवंत सिंह जी की। हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक काल यानी गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। संवत 1900 से 1950, संवत 1925 से 1950, संवत 1925 से 1975 और संवत 1900 से 1925। क्वेश्चन नंबर 85 आपके सामने है। कौन सा सही उत्तर है? विकल्प 2, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम काल की कालावधि निर्धारित की है, संवत 1925 से 1950 तक। अगला क्वेश्चन है आपका, वैदेही वनवास नामक काव्य लिखा है देव, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। वैदेही वनवास नामक ये काव्य जो है इसको किसने लिखा है? आपका उत्तर आ रहा है विकल्प 2, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, तो बिल्कुल सटीक जवाब होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा हुआ है? हरिश्चंद्र, जगन्नाथ, बद्रीनारायण, भिखारीदास। रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ में जुड़ा हुआ है? तो आपका जवाब आ रहा है विकल्प 2, तो ठीक होगा। जगन्नाथ जी को ही कहा जाता है जगन्नाथ दास रत्नाकर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, रंग में भंग नामक काव्यकृति के रचयिता हैं भिखारीदास, मलूकदास, मैथिली शरण गुप्त, तुलसीदास। कौन सा सही जवाब है आपको बताना है फटाफट से।
तो रंग में भंग ये जो काव्य कृति है विद्यार्थियों, इसके रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी, यानी विकल्प 3 आपका सही उत्तर होगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? मार्गम उभयतः वृक्षाः सन्ति, मार्गस्य उभयतः वृक्षाः सन्ति, मार्गस्य उभयतः वृक्षाः सन्ति, मार्गे वृक्षाः सन्ति। बताइए आप सभी लोग, अपना जवाब दीजिए इस क्वेश्चन के लिए, कौन सा उत्तर सही होगा? तो इसके लिए आप लोगों का आंसर आ रहा है विकल्प 1, तो राइट होगा। मार्गम उभयतः वृक्षाः सन्ति, यानी मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, राम नरेश त्रिपाठी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, रामधारी सिंह दिनकर। वीरांगना ये जो क्या है, उपन्यास है, और किसने लिखा है? आपका उत्तर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प 4, यानी रामधारी सिंह दिनकर, तो आपका सही उत्तर होगा। उसके बाद में अगला आपका क्वेश्चन है, उत्साह शब्द का विशेषण है औत्साह, उत्साहित, उत्साह, उत्साही। उत्साह शब्द का विशेषण इनमें से कौन सा है? तो आपका जवाब आ रहा है विकल्प 2, यानी उत्साहित, तो राइट आंसर होगा। उत्साह शब्द का विशेषण क्या बनेगा? उत्साहित। अगला क्वेश्चन है, मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो मोहन से पढ़ा नहीं जाता वाक्य में वाच्य का कौन सा भेद है? आप लोगों का जवाब आ रहा विकल्प 2, भाववाच्य, तो ठीक माना जाएगा। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य है आज्ञावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक। क्या है सही उत्तर? तो आपका जवाब आया है विकल्प 2, तो ठीक होगा। यानी आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, ये अर्थ के आधार पर किसका वाक्य है? निषेधवाचक वाक्य है। ये जब कोई चीज़ निषेध की जाती है, मना की जाती है, तो वहाँ निषेधवाचक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? उपमा, श्लेष, रूपक, उत्प्रेक्षा। उपमा कालिदासस्य, यानी कालिदास किस बात के लिए प्रसिद्ध हैं? तो आपका उत्तर आ रहा है विकल्प 1, तो राइट होगा, यानी कि उपमा के लिए प्रसिद्ध हैं कालिदास जी। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? झंडा, निशान, प्रस्तर, ध्वज। कौन सा नहीं है पताका का पर्यायवाची? तो आपका उत्तर आ रहा विकल्प 3, यानी प्रस्तर, तो राइट होगा, और बाकी झंडा, निशान, ध्वज ये सब पताका के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका क्वेश्चन है, रज्जु शब्द का हिंदी में अर्थ है मछली, मेढक, रस्सी, घोड़ा। क्या है रज्जु शब्द का अर्थ? तो आपका जवाब आ रहा विकल्प 3, यानी रस्सी, तो राइट माना जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, जिसमें धैर्य न हो के लिए एक शब्द है अधर, धरातल, अधीर, धीरता। तो जिसमें धैर्य न हो उसके लिए एक शब्द क्या है? विकल्प 3, यानी कि अधीर। हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवरण शब्द का विलोम इनमें से क्या होगा? अनावरण, आचरण, सुवर्ण, अवज्ञा। तो आवरण का विलोम क्या होगा आपका? 1 नंबर का उत्तर आपका आया है अनावरण, तो राइट माना जाएगा। हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है? राम भक्त, पवन सुत, बजरंगबली, कपीश्वर।
तो कौन सा इनमें से सही है? जवाब आपका विकल्प ए उत्तर आ रहा तो ठीक है। यानी राम भक्त ये हनुमान का पर्यायवाची नहीं है, और पवन सुत, बजरंगबली, कपीश्वर ये सब हनुमान के पर्यायवाची हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। मेवाती ये जो है किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो आपका उत्तर आ रहा है विकल्प 2 राजस्थानी हिंदी, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? चक्र, प्राणी, चतुर्युगम, नीलोत्पलम, माता पिता। तो कर्मधारय समास किसमें है? आप लोगों का उत्तर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प 3, तो ठीक होगा। यानी नीलोत्पल में कर्मधारय है, चक्रपाणी में बहुब्रीहि है, चतुर्युगम में द्वंद्व है, और माता पिता में चतुर्युगम में द्विगु है और माता पिता में द्वंद्व समास है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। गौशाला शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु। शब्द है आपका गौशाला, और इसमें समास कौन सा है? तो आप सभी का इसमें जवाब आ रहा है विकल्प 1, तो राइट होगा। यानी तत्पुरुष समास। गौशाला मतलब गाय के लिए शाला, ये इसका विग्रह होगा। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत काव्य में पद लालित्य के लिए किसकी प्रसिद्ध है? कालिदास, माघ, भारवी, दंडी। तो हमने उक्ति एक आप सभी लोगों को कई बार बताई है, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दांडिनः पद लालित्यम माघे सन्ति त्रयो गुणा। तो क्या है इसमें, किसका पूछ रहा है? पद लालित्य के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो पद लालित्य के लिए आपका क्या उत्तर होगा? विकल्प 4 दंडी, दांडिनः पद लालित्यम। आगे बढ़ते हैं हम सभी। अगला क्वेश्चन है, काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, कौन सा गुण कहलाता है? ओज, माधुर्य, प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। हमारे यहाँ 3 ही गुण हैं। तो काव्य का वो गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, वो क्या कहलाता है? 104 नंबर का आंसर क्या होगा? विकल्प 1 यानी ओज गुण होगा सही। फिर अगला क्वेश्चन है, तरुरी पुरी पुधर देख के विरहिन तिय कुलाए में कौन सा काव्य दोष है? च्युत संस्कृति, न्यून पदत्व, अधिक पदत्व, क्लिष्टत्व। इसमें कौन सा दोष है, ये आप सभी से पूछा जा रहा है। तो आपका उत्तर आ रहा है विकल्प 4, तो राइट होगा। यानी इस काव्य पंक्ति में कौन सा दोष है? क्लिष्टत्व दोष। हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है, वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हों और प्रत्येक चरण में 11वीं और 13वीं मात्रा पर यति हो, उसमें कौन सा छंद होगा? रोला, सोरठा, सवैया, कवित्त। कौन सा इनमें से सही उत्तर है? तो वो सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हो और प्रत्येक चरण में 11वीं एवं 13वीं मात्रा पर यति हो, वहाँ पर जो है विकल्प 1 रोला छंद होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन है, रही मन चुप हुई बैठिए देख दिनन को फेर, जबनी के दिन आई हैं बनत न लगी हैं बेर। उपर्युक्त में कौन सा छंद है? दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई। तो ये जो काव्य पंक्ति आप सभी देख रहे हो सामने, इसमें कौन सा छंद है आपका? विकल्प ए यानी कि दोहा आप लोग उत्तर दे रहे हैं, तो राइट माना जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला है, लखनऊ में आयोजित 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष कौन थे? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मुल्कराज आनंद। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आपका जवाब आया है विकल्प 1, तो ठीक होगा, मुंशी प्रेमचंद जी। फिर अगला क्वेश्चन है, विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक हैं रामविलास शर्मा, शांतिप्रिय द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी। कौन है इनमें से विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक? तो आपका उत्तर आ रहा विकल्प 1 डॉक्टर रामविलास शर्मा जी, तो राइट आंसर माना जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका हैं मृदुला गर्ग, कृष्णा शोभती, उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? क्वेश्चन नंबर 110 आपके सामने है। आपका जवाब आ रहा विकल्प 4 मन्नू भंडारी, तो राइट होगा, यानी आपका बंटी ये उपन्यास किसका है? मन्नू भंडारी जी का। फिर अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, रणधीर प्रेम मोहिनी, कल कौतुक। क्वेश्चन नंबर 111 आप सभी का जवाब आ रहा विकल्प 3, तो ठीक होगा, यानी हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? रणधीर प्रेम मोहिनी। फिर अगला आपका क्वेश्चन है, ध्रुव सामनी नाटक की रचना किसने की है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, हरिकृष्ण जौहर, जयशंकर प्रसाद। किसका है ध्रुव सामनी नाटक? बड़ा ही प्रसिद्ध रहा है। तो आप लोगों का जवाब आ रहा विकल्प 4, तो राइट होगा, यानी यह ऐतिहासिक नाटक किसका है? ध्रुव सामनी जयशंकर प्रसाद जी का। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है, जो पहले कभी न हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्व, अनुपम। तो जो पहले कभी न हुआ हो उसके लिए आपका एक शब्द कौन सा होगा? आपका जवाब आ रहा विकल्प 2, यानी कि अभूतपूर्व उसे कहेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आँख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है? अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना, बहुत प्रिय होना। कौन सा है सही जवाब आपका? क्वेश्चन नंबर 114 आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प 1, तो ठीक माना जाएगा, यानी आँख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है? अप्रिय लगना। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई इनमें से कौन सी है? आपका जवाब आ रहा है विकल्प 4, यानी कि वर्ण है भाषा की सबसे छोटी इकाई। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका हैं? महादेवी वर्मा, बंग महिला, शिवानी, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो नारी विमर्श पर इनमें से जो पहली बार लिखने वाली लेखिका हैं उनका नाम क्या है? आप सभी का इस क्वेश्चन के लिए आंसर आ रहा है विद्यार्थियों विकल्प 2, यानी कि बंग महिला, तो राइट उत्तर होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गमन का विलोम क्या होगा? आना, उतरना, रुकना, आगमन। तो गमन माने होता है जाना और आगमन माने होता है आना, यानी विकल्प 4 आपका सही उत्तर होगा। गमन का विलोम होगा आपका आगमन। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, मिश्र बंधु। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम जो है किसने दिया है? तो आपका उत्तर आ रहा है विकल्प 1, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो सही माना जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी का प्रथम कवि कौन है? सरहपा, शबरपा, देवसेन, कबीर। हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? आप सब जानते हैं। आपका जवाब आ रहा विकल्प 1 सरहपा, तो राइट माना जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासो ग्रंथों में से कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है? बीसल देव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, जयमंग, जस चंद्रिका। इनमें से कौन सा है श्रृंगार काव्य जो कि रासो ग्रंथ है? तो आप लोगों का आंसर इस क्वेश्चन के लिए आ रहा है विकल्प 1, तो राइट माना जाएगा, यानी जो बीसल देव रासो है इसको एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य भी कहा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य, रामानंद, विठलनाथ, विनोबाचार्य। अष्टछाप के प्रमुख कवि कौन, यानी नंददास किसके शिष्य हैं? तो आप सभी का जवाब आ रहा है विकल्प 3, तो राइट होगा, विठलनाथ के शिष्य हैं नंददास जी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? 10, 12, 16, 14। कितने ग्रंथों की रचना की है विद्यापति जी ने?
तो क्वेश्चन नंबर 122 का आप सभी का जवाब आ रहा है विकल्प 4, तो राइट होगा। यानी विद्यापति की कुल रचनाएं कितनी हैं? 14 हैं और 16 उपाधियों से विभूषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा नामक कहानी किसकी है? ये नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद। किसकी कहानी है प्रेरणा? आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प 4, तो राइट माना जाएगा। यानी मुंशी प्रेमचंद की कहानी है प्रेरणा। फिर अगला क्वेश्चन है, धूमिल को किस काव्यकृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, संसद से सड़क तक, किसी पर नहीं। धूमिल को किस काव्यकृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो आप लोगों का इस क्वेश्चन के लिए उत्तर आ रहा है विद्यार्थियों, कौन सा? विकल्प 1, तो राइट होगा। सुदामा पांडे, धूमिल जी को कल सुनना मुझे काव्यकृति के ऊपर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम प्रश्न इस मॉडल पेपर का आपके सामने है। बिहारी सतसई में दोहे हैं 500, 718, 719, 717। तो इस क्वेश्चन के लिए आप सभी का विद्यार्थियों जवाब आ रहा है विकल्प 3 यानी 719, तो राइट माना जाएगा। बिहारी सतसई में 719 दोहे माने गए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस खूबसूरत और महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने टीजीटी हिंदी उत्तर प्रदेश यानी प्रशिक्षित स्नातक चयन परीक्षा 2009 के मॉडल पेपर को देखा, जिसमें आप सभी ने महत्वपूर्ण 125 प्रश्नों को समझा। हमें उम्मीद है ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कक्षा को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्र दोस्तों में शेयर करिए, हमारे चैनल से जुड़ते रहिए और हम आपको लगातार कक्षाएं पूरी ऊर्जा के साथ में देते रहेंगे। उन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो अंत तक सेशन को वॉच किए हैं। हम जो है मिलेंगे आप लोगों को पुनः अगले कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।